नमस्कार साथियों, आइए हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, जो कि एक प्रमुख टॉपिक है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है वित्त आयोग के संदर्भ में। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या है वित्त आयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यदि बात किया जाए कि संवैधानिक संस्था के बारे में, कि संवैधानिक संस्था की क्या विशेषताएं होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, इसका वर्णन संविधान में दिया गया है, जो कि संविधान के प्रमुख आर्टिकल 280 में बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। जो यह वित्त आयोग एक संस्था है, यह एक अर्ध न्यायिक है। यह जो संस्था है, यह एक अर्ध न्यायिक है एवं सलाहकारी प्रवृत्ति का है। असल में अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी प्रवृत्ति का इसलिए है क्योंकि वित्त आयोग इसका जो गठन है 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसके बाद इनका जो सलाहकार जो एक विचारधारा है वह सलाहकारी प्रवृत्ति का है। ऐसा नहीं है कि इनकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद इनकी पूरी बात को मानना ही है, ऐसा नहीं है। यह पूरी प्रवृत्ति सलाहकारी है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि संसद ने वित्त आयोग के मेंबर और इनके अध्यक्ष के संदर्भ में इनका क्या कार्यकाल होगा, क्या इनका कार्य करने का विधि होगा, इसके संदर्भ में संसद ने एक कानून बनाया है जो 1951 का एक अधिनियम है। इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, खास करके अध्यक्ष के बारे में यह बात बताया गया है कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामलों का, जो पब्लिक से संबंधित जो मामले हैं, पब्लिक यानी कि जो वित्त से संबंधित पब्लिक के मामले हैं, लोक मामलों का ज्ञाता हो। एवं सदस्यों के बारे में बताया गया है कि जो कम से कम हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसके साथ साथ प्रशासन, खास करके वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में उसके पास विशेष ज्ञान हो। एवं उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, चूंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है कि जो वित्त से संबंधित ही विषय है, इसलिए उसके पास कम से कम अर्थशास्त्र का भी एक विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाए। ठीक है, खास करके यह आयोग 5 वर्ष के लिए कार्य करता है और आयोग का मेंबर हो या अध्यक्ष हो, वह पुनः नियुक्ति का भी पात्र है। अगर एक बार कोई आयोग का मेंबर बन जा रहा है या अध्यक्ष बन जा रहा है, वो पुनः नियुक्ति का भी पात्र है। साथ ही साथ वह राष्ट्रपति को भी अपने पद से संबंधित त्याग पत्र जब चाहे वह दे सकता है। इसके लिए कोई बाध्यकारी विधि नहीं है। एवं अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में किस कमीशन का कार्य क्या है, तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करते हैं कि संघ एवं राज्यों के बीच, यूनियन एवं स्टेट के बीच, जो राज्यों के बीच जो करों का शुद्ध बंटवारा है, जो टैक्स है, जो टैक्स से संबंधित जो एक रिसिप्ट है, प्राप्तियां हैं, उसको कैसे वितरित किया जाए। तो इस संदर्भ में फाइनेंस कमीशन केंद्र के माध्यम से राज्यों को करों में क्या
राज्यों का योगदान है और राज्यों को क्या मिलना चाहिए, इस संदर्भ में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वित्त आयोग, प्रत्येक राज्यों में भी एक राज्य वित्त आयोग होता है जो प्रमुख रूप से राज्यों के संदर्भ में राज्य के विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल के माध्यम से रखवाने का कार्य किया जाता है। यह जो राज्य वित्त आयोग है, यह आप जानते हैं कि राज्य में जो नगरीय निकाय है और पंचायत सिस्टम है, इस पंचायत सिस्टम को और नगरीय निकाय को वित्त देने का कार्य करता है। एवं आप जानते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में हमने बताया। इसी प्रकार वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रिपोर्ट रखवाता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि वित्त आयोग की पूरी विचारधारा सलाहकारी प्रवृत्ति का है, यह बाध्यकारी नहीं है। हालांकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम होने के नाते इनकी जो विचारधाराएं रखी गई है वो सलाहकारी रखी गई है। चूंकि इसे मानने या न मानने की पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। ये बात आप जानते हैं। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो सरकार ने 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया है, क्योंकि इससे पहले 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका था। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान समय में एक प्रमुख अर्थशास्त्री जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, ये वर्तमान में वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, जैसा कि आपको हमने बताया इसके बारे में, ठीक है। इसी प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के गठन में अन्य संस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेहद इंपॉर्टेंट संस्था जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच बताया गया है, ठीक है। यह संविधान के भाग 14, यह भी नोट करिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यह संविधान के भाग 14 में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं और इस सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इस सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी इसमें हो पहले पद धारण करते हैं एवं इनके सेवा में, देखिए, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनके आप सेवा में, कार्य में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक प्रमुख बात यह भी है कि ऐसे संस्थाओं के जो सदस्य हैं वे स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं, ठीक है।
लेकिन वेतन शर्तें कार्यकाल से संबंधित कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के संदर्भ में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, उनका एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ऐसे तमाम सारे कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। एक महत्वपूर्ण बात, संघ लोक सेवा आयोग का भी जो एक सुझाव है, इनकी जो प्रवृत्ति है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का है। इनका जो सुझाव है, जो प्रवृत्ति है, वह सलाहकारी प्रवृत्ति का है। इन्हें माने या ना मानने की बात सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ भाग 14 में ही आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग यह भी एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जो राज्य में, प्रत्येक राज्य में आप राज्य लोक सेवा आयोग का गठन देखते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के लोक सेवकों की भर्ती किया जाता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग में किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष का जो वेतन होता है वह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यह तो हमने बात किया संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एक प्रमुख संवैधानिक संस्था भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। असल में यह भी एक संवैधानिक संस्था है। और यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित प्रावधान किया गया है। मुख्य बात यह है कि यह लोक वित्त, जो पब्लिक फाइनेंस है, क्योंकि आपको पता है कि देश में एक बजटीय व्यवस्था है और उस बजटीय व्यवस्था में आप दो प्रकार की बात करते हैं कि आय की स्रोत क्या है और व्यय की मदें क्या है। तो जब हम आय की स्रोत की बात करते हैं तो लोक वित्त से संबंधित होता है। तो इस लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का यह मुखिया होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इनका जो नियंत्रण होता है वो केंद्र के साथ साथ राज्य पर भी होता है। यानी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, इसकी जो नियंत्रण की शक्ति है वो केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर मिलती है। क्योंकि केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर ये संसद के समक्ष राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी रिपोर्ट रखते हैं, दोनों सदनों के समक्ष। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल के पास राज्यपाल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट रखते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था के जो पदाधिकारी हैं या जो सदस्य हैं, हमने बताया कि उनके वेतन, कार्यकाल और उनके सेवा से संबंधित, उनके पदों के से संबंधित कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सरकार के माध्यम से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। लेकिन यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, लेकिन उससे पहले भी
यह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है। एवं उसके साथ साथ आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को भी अगर पद से हटाने की जरूरत है, तो ऐसे विचारधाराओं के लिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उसी रीति के द्वारा संसद के विशेष बहुमत के आधार पे ही, और वह भी जब कदाचार साबित हो जाए। क्योंकि ऐसा हमने आपको बताया है, जब हमने सर्वोच्च न्यायपालिका की क्लास लिया था, तो जो हटाने की प्रवृत्ति था उसमें एक मुख्य बात था, कदाचार को साबित करना पड़ता है समिति के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार इन्हें भी उसी रीति से हटाया जा सकता है। दूसरी बात, इनका भी जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये बात आपको हमने बताया कि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। अगर राज्य से संबंधित हैं तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, अगर वो केंद्र से संबंधित हैं तो फिर संघ की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 149 के तहत इनके शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 149 में जो भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं उनके शक्तियों के बारे में कुछ प्रावधान किया गया है। क्योंकि इनका कार्य आपको बताया हमने कि भारत की संचित निधि के साथ साथ लोक लेखा निधि एवं जो इमरजेंसी फंड है कि सभी प्रकार के लेखा का ऑडिट करना, सभी प्रकार के लेखा का परीक्षण करना। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है कि जो सरकारी धन है, अगर सरकारी धन निर्गत हुआ है तो क्या वह उसी कार्य के लिए उसी दिशा में खर्च हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका परीक्षण यही करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ही करते हैं। हमने आपको बताया कि ये राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखते हैं और राज्य में विधानमंडल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखवाते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित कुछ विचारधाराएं हों। तो हमने ये चीज देखा। जय हिंद साथियों।